आज का सबसे बड़ा मुद्दा है महात्मा गांधी का एक भजन। 25 दिसंबर को पटना के बापू सभागार में स्वर्गीय नेता अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर एक ऐसी घटना हुई जिस पर अब पूरे देश में बहस हो रही है। यह घटना उस भजन से जुड़ी है जिसके बोल हैं, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ये वो भजन है जो आपने अपने स्कूल में, कॉलेज में न जाने कितनी बार गाया होगा, सुना होगा। उसके बाद भी आप अलग अलग समारोह में जब जाते हैं तो इस भजन को अक्सर बजाया जाता है, गाया जाता है। इससे पहले कभी किसी को इससे कोई परेशानी नहीं हुई। यह महात्मा गांधी का सबसे प्रिय भजन था और इस भजन पर अब तक 10 से ज्यादा फिल्मी गाने भी बन चुके हैं जिन्हें आप फिल्मों में देख चुके हैं। लेकिन बिहार की एक लोक गायिका ने जब इस भजन को इस कार्यक्रम में गाया तो वहां इतना हंगामा हुआ कि लोग जय श्री राम के नारे लगाने लगे। विरोध करने वाले लोगों का कहना था कि इस भजन के मूल स्वरूप में ईश्वर और अल्लाह का कहीं जिक्र नहीं था। लेकिन महात्मा गांधी ने स्वयं को धर्मनिरपेक्ष दिखाने के लिए इस भजन के शब्दों को बदल दिया और ईश्वर और अल्लाह को इसमें एक साथ जोड़ दिया। इस कार्यक्रम का आयोजन पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता अश्विनी चौबे ने किया था और उन्होंने भी मंच से इस भजन के लिए माफी मांगी। लेकिन वहां यह हंगामा ऐसे ही काफी देर तक चलता रहा। पहले आप देखिए कि यह हंगामे की तस्वीरें क्या हैं, यह हंगामा हुआ कैसे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, श्री रघुनंदन जय सिया राम, जानकी बल्लभ सीताराम। देखिए, ऐसा है कि भगवान हम सबके हैं और मेरा कोई उद्देश्य राम को याद करने का था और इस राम सीता को याद किया हमने। हाँ, मेरे साथियों से निवेदन है, जय श्री राम, जय श्री राम। ये ऐसा है कि कलाकार का अपने इरादा इनका सही था। कृपया अच्छा, एक जय श्री राम मैं चाहती हूँ, सॉरी। हाँ, देखिए ये गीत राम जी के लिए मैंने गाया है। इस गाने से आपको कोई भी, मुझे लगता है कि हर्ट होने की जरूरत नहीं है। अगर आप हर्ट हुए हैं उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहती हूँ। एक जब भारत, एक मिनट मैं बोल रहा हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देवी जी, ये बताइए, कल आप अटल जयंती समारोह में पटना में मौजूद थी, वहां पर क्या हुआ? आपने एक भजन गाया जो कि महात्मा गांधी भी वो भजन गाते थे, उसके बाद क्या हुआ? मैंने गाना जब शुरू किया तब तक तो माहौल ठीक था, लेकिन जैसे ही उसमें लाइन आई, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, तो अल्लाह के नाम से कुछ जो वहां पे लोग थे उनको विरोध उन्होंने शुरू कर दिया और बहुत ज्यादा हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा इस कदर उन्होंने करना शुरू कर दिया कि जो आयोजक थे वो लोग भी अफरा तफरी में आ गए कि आखिर इसको कैसे मैनेज किया जाए। मैं भी घबरा गई कि भाई क्या मैटर क्या हो गया। तो फिर मैंने लोगों के बीच में आई और मैंने लोगों से कहा कि अगर मेरी किसी बात से आपको हर्ट हुआ है तो मैं आपको सॉरी कहना चाहती हूँ, लेकिन हमारा भारत देश जो है वो तो वसुधैव कुटुंबकम की बात कहता है। हमारा पूरा जो विश्व है वो हमारा
मतलब परिवार है, उसको ऐसा मानते हैं। हमारे भारत की ये संस्कृति है। हिंदू धर्म तो सबको लेके चलने वाला धर्म है, लेकिन अगर किसी को अल्लाह से प्रॉब्लम है तो मैंने उसके लिए सॉरी भी उन लोगों को बोला। छोटी सोच का परिचय जिन लोगों ने भी ऐसा किया है, उन्होंने बहुत छोटी सोच का परिचय दिया है। और ये भजन जो है वो महात्मा गांधी जी का प्रिय है, तो कहीं ना कहीं आप महात्मा गांधी जी का भी असम्मान कर रहे हैं इस गाने का विरोध करके। तो ये काफी दुखद था और मैंने कभी भी ऐसा सोचा नहीं था। ये मेरी कल्पना से भी परे की बात है कि रघुपति राघव जैसे गाने पे कोई विरोध कर सकता है। ये मतलब मेरी सोच से परे की बात है। अब बड़ा सवाल यह है कि महात्मा गांधी के इस भजन पर ये जो विवाद हुआ है, इसके पीछे लोगों की असहनशीलता है या इसके पीछे वो जागृति है जो लोगों में अपने सही इतिहास और संस्कृति को लेकर आई है। आजादी के बाद से अब तक हमारे देश में ऐसी कई फिल्में आई हैं जिनमें इस भजन को उन्हीं बदलावों के साथ यानी उन्हीं शब्दों के साथ प्रस्तुत किया गया जो शब्द गांधी जी ने प्रयोग किए थे। गांधी जी अक्सर इस भजन को गुनगुनाया करते थे और वो इस भजन के जरिए हिंदू मुस्लिम एकता और सद्भाव की अपील अक्सर करते थे। और उस समय गांधी जी का प्रभाव ऐसा था कि लोग इस भजन को असली मानने लगे और इसके असली स्वरूप को भूल गए और लोगों ने गांधी जी द्वारा संशोधन किए गए भजन को सहर्ष स्वीकार कर लिया। और हमारे देश में इस पर इससे पहले कभी कोई विवाद नहीं हुआ। सोचिए, विवाद हो रहा है अब 94 वर्ष बाद 2024 में। महात्मा गांधी 1930 में दांडी मार्च के दौरान इस भजन को गाया करते थे, तब किसी ने कुछ नहीं कहा और अब 2024 में लोगों को आपत्ति हो रही है। वर्ष 1970 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था नया रास्ता। इस फिल्म में जितेंद्र और आशा पारेख जैसे बड़े कलाकार थे और इस फिल्म में उसी भजन को दिखाया गया था जो गांधी जी गुनगुनाया करते थे। आप भी 52 वर्ष पुराने इस गाने का अंश आज देखिए जिसे उस जमाने में मशहूर गायक मोहम्मद रफी ने गाया था और इस फिल्म में इस गाने का प्रयोग हुआ था। अब आप देखिए, 1970 में यह फिल्म आई, बड़े बड़े कलाकार हैं, मोहम्मद रफी जैसे बड़े गायक ने इसे गाया और इसमें वही शब्द हैं जो महात्मा गांधी ने प्रयोग किए थे और सब कुछ वैसा ही है जैसा आज इस भजन में गाया गया। वर्ष 1998 में जब शाहरुख खान की फिल्म कुछ कुछ होता है आई, यह भी एक बड़ी सुपरहिट फिल्म थी, कुछ कुछ होता है, तब उस फिल्म में भी इस भजन को इन्हीं बदलावों के साथ दिखाया गया जो बदलाव इस भजन में गांधी जी ने किए थे। यानी ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर और अल्लाह को एक साथ रखा गया। लेकिन तब भी इस पर कोई विवाद नहीं हुआ और इसका एक कारण यह था कि लोगों को इस भजन के सही इतिहास के बारे में जानकारी थी ही नहीं। अब देखिए, सही भजन क्या है। इस भजन के मूल स्वरूप को लेकर वैसे तो कई दावे किए जाते हैं, जिनमें एक दावा यह है कि 17वीं सदी में एक प्रतिष्ठित कवि और संत स्वामी रामदास ने इस भजन को लिखा था और इस भजन में अल्लाह शब्द कहीं नहीं था। यह भी कहा जाता है कि भक्ति साहित्य को बढ़ावा देने वाले पंडित लक्ष्मणाचार्य ने इस भजन को लिखा था और गांधी जी ने उन्हीं के लिखे मूल भजन को संशोधित करके इसमें कुछ बदलाव कर दिए थे। इस भजन के मूल शब्द क्या थे? तो भजन के मूल शब्द थे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सुंदर विग्रह मेघा श्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम। ये भजन के मूल शब्द थे, असली भजन ये था। लेकिन कहा जाता है कि गांधी जी ने इस भजन को संशोधन के साथ इस्तेमाल किया और इसमें सुंदर विग्रह मेघा श्याम और गंगा तुलसी शालिग्राम की जगह ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, इस लाइन को जोड़ दिया। इस बात के साक्ष्य कहीं नहीं मिलते कि गांधी जी ने ही इस भजन के मूल स्वरूप के साथ यह बदलाव किया था, इसके साक्ष्य कहीं नहीं है। लेकिन इस बात के साक्ष्य जरूर मौजूद हैं कि इस भजन में मेघा श्याम और शालिग्राम जैसे शब्दों को ईश्वर अल्लाह तेरो नाम से बाद में बदल दिया गया और गांधी जी ने ही इस बदले हुए भजन को लोगों में स्वीकृति दिलाई और समाज के हर वर्ग में यह भजन गाया जाने लगा। अब आपको आज की इस घटना का एक विश्लेषण बताते हैं
जो इन 4 बातों में छुपा है। इस तरह की घटनाएं हो क्यों रही है? तो पहली बात यह कि अब हमारे देश में लोग असहनशील होते जा रहे हैं। एक बड़ा सवाल यह है, तो क्या इसका कारण यह है कि देश में लोग असहनशील हो रहे हैं? दूसरा, लोगों में अपनी संस्कृति और इतिहास को लेकर जागरूकता आ रही है। तीसरा, समाज में अब धार्मिक कट्टरता बढ़ रही है। और चौथा, आपने यह भी नोट किया होगा कि लोग अक्सर यह कहते हैं कि पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। इस तरह की जो घटनाएं हैं ये अब से बस 10-12 साल पहले से ज्यादा देखने को मिल रही हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले सब मिलजुल कर रहते थे। 70 के दशक में, 80 के दशक में, 90 में और 2000 की भी शुरुआत में। लेकिन अब 10-12 वर्षों से ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। लोग ऐसी बातें करते हैं। बाहर भी अगर आप जाएंगे, आपने भी बातें सुनी होंगी कि पहले ऐसा नहीं होता था। तो इसका क्या कारण है? क्या हमारे देश के लोग बदल रहे हैं? धर्म बदल रहा है? असहनशील होते जा रहे हैं लोग? धार्मिक कट्टरता बढ़ रही है? कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसका एक और बहुत बड़ा कारण है सोशल मीडिया, जिसका उदय भी हाल के 10 वर्षों में हुआ है। आपने शायद यह बात नोट नहीं की होगी। हमारे देश में सोशल मीडिया, इंटरनेट, ये सब चीजें जितना पिछले 10 साल में बढ़ी हैं, इतना इससे पहले नहीं हुआ करती थी। हमारे देश में आज 400 से भी ज्यादा न्यूज चैनल्स हैं जो 24 घंटे लाइव रहते हैं और देश के हर कोने कोने से हर छोटी बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। और आज हमारे देश में 80 करोड़ लोगों के हाथों में स्मार्टफोन है। हर स्मार्टफोन में इंटरनेट है, हर स्मार्टफोन में व्हाट्सएप है, फेसबुक है, सोशल मीडिया है, अलग अलग चैनल्स और अखबारों के ऐप्स हैं, जिसकी वजह से अब किसी भी जानकारी को दबाया नहीं जा सकता, छिपाया नहीं जा सकता। और हमारे देश में लोगों के पास अलग अलग साधनों से, अलग अलग स्रोतों से न जाने कितनी जानकारी पहुंच रही है, जो कि इससे पहले नहीं पहुंचा करती थी। आप याद कीजिए, इससे पहले किसी भी फिल्म, किसी भी पुस्तक या लेख या किसी शो पर प्रतिबंध लगाकर ऐसी जानकारियों को दबाना बहुत आसान काम हुआ करता था। उस समय लोगों के पास अपना विरोध जताने का कोई प्रभावशाली जरिया नहीं था। ना टीवी हुआ करते थे उस समय, ना 24 घंटे के चैनल होते थे, ना इंटरनेट था और ना ही सोशल मीडिया था। उन्होंने कल एक गाना गाया, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम गाए। तो हम सभी ने कहा कि ये तो गांधी जी गाए हैं, आप जो लक्ष्मणाचार्य जी पूरा भजन गाए हैं उसको गाइए। वो भजन था, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम सुंदर विग्रह मेघा श्याम गंगा तुलसी शालीग्राम। ऐसे वो भजन था। हम लोगों ने उनको यह कहा गाने के लिए। न जाने कौन वैसे अज्ञानी है जिनको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ये उक्ति दिलो जान से स्वीकार नहीं होता है, जबकि भाजपा के संविधान में लिखा हुआ है गांधीवादी समाजवाद। तो कम से कम गांधीवादी समाजवाद का सम्मान करिए, तो राष्ट्रपिता का तो सम्मान करना ही चाहिए। अब हम आपको यह बताएंगे कि क्रिसमस मनाने वाले भारत के लोग हर साल वीर बाल दिवस मनाना क्यों भूल जाते हैं। क्रिसमस के मौके पर भारत के लोगों ने सोशल मीडिया पर सेंटा क्लॉज और क्रिसमस के फिल्टर्स का 18 लाख से ज्यादा बार प्रयोग किया है। सब सेंटा बनना चाहते थे और क्रिसमस को लेकर आपने देखा होगा धूमधाम से पूरे देश में क्रिसमस मनाया गया, पार्टीज हुई। लेकिन इसी देश के लोग, यही लोग जो कल रात तक पार्टी कर रहे थे, सेंटा क्लॉज बने हुए थे, यही लोग आज वीर बाल दिवस को भूल गए। ये दिन सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह के उन 2 साहिबजादों की शहादत की याद में मनाया जाता है, जिन्हें धर्म परिवर्तन का विरोध करने पर औरंगजेब ने दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। औरंगजेब सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की तरह उनके सुपुत्र गुरु गोबिंद सिंह की भी हत्या करना चाहता था और इसके लिए उसने वर्ष 1704 में गुरु गोबिंद सिंह के आनंदपुर किले पर अपने हजारों सैनिकों की फौज भेज दी। उस समय छोटी रियासतों के नवाब और कुछ राजाओं ने भी औरंगजेब का साथ दिया, औरंगजेब के साथ मिल गए और गुरु गोबिंद सिंह के आनंदपुर किले की उन्होंने घेराबंदी कर ली। हालांकि काफी कोशिश के बाद भी औरंगजेब की सेना इस किले में प्रवेश नहीं कर पाई और उसे 7 महीनों तक किले के बाहर रहकर ही इंतजार करना पड़ा।
औरंगजेब की सेना को यह बात समझ में आ चुकी थी कि इस तरह वो कभी भी गुरु गोविंद सिंह तक पहुंच नहीं पाएगी और इसीलिए औरंगजेब ने धोखे का रास्ता चुना। उसने गुरु गोविंद सिंह तक यह संदेश पहुंचाया कि अगर वो इस किले को छोड़कर चले जाएं तो उन पर और उनके परिवार पर कोई हमला नहीं किया जाएगा और उनके शिष्यों की जान बख्श दी जाएगी। औरंगजेब की सेना से यह भरोसा मिलने के बाद गुरु गोविंद सिंह किले से बाहर निकल आए और दूसरे स्थान पर जाने लगे, लेकिन इसके बाद औरंगजेब की सेना ने धोखे से उन पर हमला कर दिया और बाद में उनके दो छोटे बेटे साहिबजादा फतेह सिंह और साहिबजादा जोरावर सिंह को बंदी बना लिया और गुरु गोविंद सिंह की मां गुर्जर कौर को भी कैद करके जेल में डाल दिया। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटों पर इस्लाम धर्म अपनाने के लिए दबाव डाला गया और जब वो इसके लिए तैयार नहीं हुए तो उन्हें जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। इनमें साहिबजादा फतेह सिंह सिर्फ 7 साल के थे और साहिबजादा जोरावर सिंह 9 साल के थे और उनकी शहादत को नमन करने के लिए हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। दुख की बात यह है कि 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन लोग अपने बच्चों को सेंटा क्लॉज तो बनाते हैं, लेकिन 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस पर अपने बच्चों को साहिबजादा फतेह सिंह और साहिबजादा जोरावर सिंह के बारे में वो नहीं बताते। और इसका एक कारण यह है कि हमारे देश में वर्षों तक एक ऐसी व्यवस्था स्थापित रही जो मुगलों को महान बताती थी और भारत की असली संस्कृति से लोगों को दूर रखती थी। ये वो संस्कृति थी जो अंग्रेजों से भी बहुत प्रभावित है, अंग्रेजों जैसा बनने के लिए हमारे देश के बच्चों को प्रेरणा देती थी और मुगलों को महान बताती थी। इसलिए अगर आपने अपने परिवार में अपने बच्चों को वीर बाल दिवस पर यह कहानी नहीं सुनाई तो आज हम आपके पूरे परिवार को यह कहानी सुना रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2022 में इस दिन को मनाने की घोषणा की और अब वो हर साल साहिबजादा फतेह सिंह और साहिबजादा जोरावर सिंह को नमन करते हैं और आज भी प्रधानमंत्री ने ऐसा ही किया है। 350 साल पहले के वो हालात, 26 दिसंबर का वो दिन जब छोटी सी उम्र में हमारे साहबजादों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की आयु कम थी, लेकिन उनका हौसला आसमान से भी ऊंचा था। साहबजादों ने मुगल सल्तनत के हर लालच को ठुकराया, हर अत्याचार को सहा। जब वजीर खान ने उन्हें दीवार में चुनवाने का आदेश दिया तो साहबजादों ने उसे पूरी वीरता से स्वीकार किया। साहबजादों ने उन्हें गुरु अर्जन देव, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह की वीरता याद दिलाई। ये वीरता हमारी आस्था का आत्मबल था। साहिबजादों ने प्राण देना स्वीकार किया, लेकिन आस्था के पथ से वो कभी विचलित नहीं हुए। वीर बाल दिवस का ये दिन हमें ये सिखाता है कि चाहे कितनी भी विकट स्थितियां आए, कितना भी विपरीत समय क्यों न हो, देश और देश हित से बड़ा कुछ नहीं होता। इसलिए देश के लिए किया गया हर काम वीरता है।
देश के लिए जीने वाला हर बच्चा, हर युवा वीर बालक है। प्रधानमंत्री की ये बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि देश के लिए जीने वाला हर बच्चा वीर बालक है। और अगर आप अपने बच्चों को दिवाली मनाने के लिए कहते हैं, ईद मनाने के लिए कहते हैं, क्रिसमस मनाने के लिए कहते हैं, क्रिसमस पर उन्हें सेंटा क्लॉज बनाते हैं, तो आपको उन्हें साहिबजादों की कहानी भी जरूर सुनानी चाहिए और ये बताना चाहिए कि अपने धर्म के लिए और अपने देश के लिए जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, झुकने से इनकार किया है, वही असली वीर है। अब आपको एक ऐसी खबर बताते हैं जो आप सब से जुड़ी हुई है, आप सबके शरीर से जुड़ी हुई है, आप सबके बैंक अकाउंट से जुड़ी हुई है, आप सबकी जेब से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि एक मिडिल क्लास परिवार गरीबी रेखा से नीचे आने के लिए अस्पताल के सिर्फ एक बिल से दूर होता है, और यह बात सही है। अस्पताल का एक बड़ा बिल अगर आपके पास आ जाए, आपके परिवार में किसी एक सदस्य को कोई बड़ी बीमारी हो जाए, कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ जाए, कोई बड़ी सर्जरी हो जाए, उस एक बीमारी से आपका परिवार और आप कर्जे में डूब सकते हैं। जीवन भर की जो आपकी कमाई है वो अस्पताल में चली जाएगी। जिस देश में हर महीने सिर्फ 25,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति देश के टॉप 10% लोगों में आता हो, और जहां डेंगू जैसी बीमारी का औसत खर्च भी 64,000 रुपए से ज्यादा हो, वहां अस्पताल का एक बिल भी किसी मिडिल क्लास परिवार को पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आम आदमी से कहा जाता है कि उसके पास अपने और अपने परिवार के लिए स्वास्थ्य बीमा तो जरूर होना चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है, यही बीमा अब भारत के लोगों को आर्थिक रूप से बीमार बना रहा है। द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक नई रिपोर्ट कहती है कि देश में बीमा कंपनियां 100 रुपए का प्रीमियम लेकर लोगों को सिर्फ 63 रुपए 63 पैसे का ही क्लेम देती है। और ये एक तरह से आम आदमी का खून चूसने जैसा है, और ये सब चीजें खुलेआम हो रही हैं। ना तो सरकार कुछ कर रही है और देश के लोग परेशान हो रहे हैं। इस देश का मिडिल क्लास इन इंश्योरेंस कंपनियों को हर महीने ईमानदारी से इनका बताया हुआ प्रीमियम भरता है, लेकिन जब इस प्रीमियम पर क्लेम देने की बारी आती है तो ये बीमा कंपनियां लोगों के साथ चालाकी करती हैं। और कुछ कंपनियां तो ऐसी हैं जो 100 रुपए के प्रीमियम पर लोगों को 60 रुपए का क्लेम भी नहीं देती। वर्ष 2023 और 24 में बीमा कंपनियों ने 26,000 करोड़ रुपए के हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स को खारिज या अस्वीकार कर दिया। यह पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 19.1% ज्यादा है। इनमें भी जो क्लेम्स पूरी तरह खारिज हुए वो 15,100 करोड़ रुपए के थे। यह वो पैसा है जो आम लोगों ने तब अपनी जेब से अस्पतालों में भरा, और जब उनके पास किसी ना किसी कंपनी की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी थी तब भी उन्हें यह पैसा अपनी जेब से भरना पड़ा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने यह पैसा नहीं दिया। आज भारत में स्वास्थ्य बीमा का क्लेम सेटलमेंट रेशियो सिर्फ 64.71% रह गया है। इसका मतलब यह है कि अगर बीमा कंपनियों के पास हर साल क्लेम सेटलमेंट के लिए 100 आवेदन आते हैं तो उनमें से वो 64 आवेदन यानी 64 केसेस का ही निपटारा कर पाती हैं। 100 केस आए, 100 में से 64 केसेस का निपटारा होता है, और बाकी के 36 आवेदनों को या तो रिजेक्ट कर दिया जाता है या उन्हें अलग अलग कारणों से लंबे समय तक लटका कर रखा जाता है, लंबित कर दिया जाता है। एक सर्वे के मुताबिक 47% लोगों को अस्पताल में भर्ती होने के बाद यह पता चलता है कि उनकी बीमा कंपनी से उनकी बीमारी के खर्च का कोई पैसा नहीं मिलेगा, और इसके भी कई कारण होते हैं। कई बार लोगों से यह कहा जाता है कि जिस बीमारी के लिए वो अस्पताल में भर्ती हुए वो बीमारी उनकी पॉलिसी में कवर्ड ही नहीं है, और कभी उनसे यह कहा जाता है कि उन्हें उनकी पॉलिसी का क्लेम तब मिलेगा जब वो 24 घंटे से ज्यादा समय तक अस्पताल में भर्ती होंगे। जिस तरह बिस्किट या किसी दूसरी चीज के पैकेट पर
छोटे छोटे अक्षरों में पीछे एडेड शुगर की मात्रा लिखी होती है और आप कभी उसे पढ़ते नहीं। ठीक उसी तरह से ये बीमा कंपनियां अपनी पॉलिसी की शर्तों को ऐसे लिखती हैं जिससे आपका इन पर कभी ध्यान जाएगा ही नहीं, आप इन्हें पढ़ ही नहीं पाएंगे। आज मैं उसकी कॉपी लेकर आया हूं आपको दिखाने के लिए। देखिए, आज मैं एक ऐसी ही पॉलिसी के पेपर्स अपने साथ लाया हूं। जब आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे तो आपको इस तरह 44 पन्नों की एक बुकलेट दी जाएगी। ये जो मेरे हाथ में है, ये देखिए, ये आप देखिए, ये 44 पन्नों की एक बुकलेट है। अगर आप देखेंगे इसमें 28,169 शब्दों में, फिर से सुन लीजिए, 28,169 शब्दों में 44 पन्नों में हेल्थ इंश्योरेंस की ये शर्तें लिखी हैं। और इन शब्दों में जो शब्द लिखे गए हैं, इनका फॉन्ट इतना छोटा है कि आप इसे ठीक से पढ़ भी नहीं पाएंगे। अगर आप इसको पढ़ने के लिए बैठेंगे, जब आप ये 44 पन्ने पढ़ेंगे जो मैं आपको दिखा रहा हूं, 44 पन्ने और 28,000 शब्द, वो भी इतने छोटे छोटे अक्षरों में जब आप पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आपके सिर में दर्द हो जाएगा। आपको एक अलग वकील चाहिए जो इन शर्तों को आपके लिए पढ़े और आपको बताए, वरना आप खुद बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे। 1 या 2 पन्ने पढ़ने के बाद आप थक जाएंगे और आप आखिरी पन्ने पर जाएंगे और चुपचाप साइन कर देंगे बिना पढ़े। ज्यादातर केसेस में यही होता है, आप कभी नहीं पढ़ते, पढ़ भी नहीं पाते, कंपनी चाहती भी नहीं कि आप पढ़ें, और इसीलिए कंपनी इन 28,000 शब्दों में और इन 44 पन्नों में अंदर कुछ भी लिख सकती है जो आपको अभी पता नहीं है। जब आप क्लेम करेंगे तब आपको बाद में पता चलेगा कि ये शर्तें इसमें पहले से ही लिखी हुई हैं और आपने इन्हें साइन किया है। लेकिन कंपनी कभी नहीं चाहेगी कि आप ये पूरा की पूरा पढ़ें, इसीलिए इस पूरे दस्तावेज को इस तरह से बनाया गया है कि आप पढ़ने से पहले ही आपको सिर में दर्द हो जाए। यह स्थिति भी तब है जब भारत में इलाज और दवाइयों की महंगाई पूरे एशिया में सबसे ज्यादा है। भारत में यह दर 14% है, चीन में 12%, इंडोनेशिया में 10%, वियतनाम में 10% और फिलीपींस में यह 8% है। इतनी महंगाई में जब आम आदमी के लिए अस्पताल का खर्च उठाना मुश्किल है और वो ये सोचता है कि स्वास्थ्य बीमा उसका सुरक्षा कवच हो सकता है, तब बीमा कंपनियों पर आरोप लगता है कि वो लोगों से प्रीमियम लेकर उनके साथ इंसाफ नहीं करती। ज्यादातर बीमा कंपनियों को पता होता है कि अगर वो पूरा क्लेम रिजेक्ट करेंगी तो लोग उनके खिलाफ शिकायत करेंगे। मामला उपभोक्ता मंत्रालय से लेकर उपभोक्ता अदालतों में जा सकता है और इस पर सरकारें सख्त कार्रवाई कर सकती हैं। और इसीलिए लगभग सभी कंपनियां पूरा क्लेम रिजेक्ट करने के बजाय क्लेम का एक हिस्सा, यानी कुछ क्लेम सेटल करके आपको ऐसी स्थिति में रखती हैं जिससे आप खुद को ही इस बात के लिए दोषी मानने लगें कि आपने गलत पॉलिसी चुनी, जिसकी वजह से आपको अस्पताल के खर्चे का पूरा पैसा नहीं मिला। यानी आपका 60% क्लेम का जो पैसा है वो कंपनियां दे देंगी और 40% पैसा मार लेंगी। भारत में इस समय 57 करोड़ लोगों के पास स्वास्थ्य बीमा है, जो देश की कुल आबादी का 39% है, और इनमें भी देश के सिर्फ 12% लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्राइवेट कंपनियों से हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी खरीदी है। इस मामले में दोष हमारी सरकारों का भी है। जब भारत के लोग अलग अलग कंपनियों से हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी खरीदते हैं तो सरकार उनसे 18% जीएसटी लेती है, और इसी साल यह पता चला कि पिछले 3 वर्षों में सरकार ने हेल्थ इंश्योरेंस पर भारत के लोगों से 24,500 करोड़ रुपए का टैक्स वसूल लिया। और यह एक बहुत बड़ी बात है, 24,500 करोड़ रुपए का टैक्स सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस पर इस देश के लोगों ने दे दिया। सोचिए, अगर सरकार प्राइवेट कंपनियों की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर भी लोगों से 18% जीएसटी वसूल रही है, तो क्या उसका यह फर्ज नहीं बनता कि वो लोगों को इन कंपनियों से पूरा क्लेम भी दिलवाए? टैक्स तो आपने वसूल लिया, लेकिन पूरा क्लेम दिलवाने की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। क्या सरकार सिर्फ हजारों करोड़ रुपए का टैक्स लेकर यह बताने के लिए है कि इस देश में बीमा कंपनियां लोगों को उनके प्रीमियम पर पूरा क्लेम नहीं देती? भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां सरकार को कम से कम अपने नागरिकों को साफ पानी, साफ हवा, मुफ्त और सस्ता इलाज और मुफ्त शिक्षा की सुविधा तो देनी ही चाहिए। और शुरुआत में संविधान सभा ने इसकी कल्पना भी ऐसे ही की थी। और इसी के लिए हमारे देश में
सरकारी स्कूल बने, सरकारी अस्पताल बने, साफ पानी के लिए अलग अलग योजनाएं लागू हुई और इन सब के लिए सरकारों ने आपसे ही, आपकी जेब से, आपसे टैक्स के रूप में पैसा लिया। लेकिन बाद में जब सरकारें लोगों को यह मूलभूत सुविधा देने में नाकामयाब रहीं, तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट कंपनियों पर डाल दी, जबकि हमारी सरकारें इस बात को जानती थी कि प्राइवेट कंपनियां लोगों को ये सुविधाएं तभी देंगी जब वो इनसे पूरा मुनाफा कमाएंगी, और बाद में ऐसा ही हुआ। तो आज आप देख लीजिए, सरकार ने सरकारी स्कूल खोले, वो फ्लॉप हो गए, सरकार ने सरकारी अस्पताल खोले, फ्लॉप हो गए, और इसीलिए हमारे देश में आज बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट अस्पताल बने। पानी को भी अब बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां बोतल में बंद करके बाजार में आपको वापस बेच रही हैं। यह सब कुछ सरकार के बिना चाहे कैसे हो सकता है? और सरकार ने जानबूझकर सरकारी अस्पतालों की हालत ऐसी कर दी कि आप में से कोई भी सरकारी अस्पताल में अब जाएगा ही नहीं, चाहे कितना पैसा खर्च हो जाए, आप जाएंगे प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने के लिए ही। आप अपने बच्चे को सरकारी अस्पताल में, सरकारी स्कूल में भेजेंगे ही नहीं, आप प्राइवेट स्कूल में ही भेजेंगे। सरकार ये सब जानती है, तभी तो प्राइवेट सेक्टर फलेगा फूलेगा। आज देश में प्राइवेट स्कूलों का मार्केट लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का है, प्राइवेट अस्पतालों का बाजार 12 लाख करोड़ रुपए का है, साफ पानी का बाजार 32,000 करोड़ रुपए का है, और साफ हवा का बाजार इस समय 5,000 करोड़ रुपए का है। और यकीन मानिए, आने वाले कुछ वर्षों में साफ हवा का जो बाजार है वो भी लाखों करोड़ का हो जाएगा। यानी पहले सरकार ने आपको सरकारी स्कूलों में सुविधाएं देना बंद किया तो प्राइवेट स्कूल आए, फिर सरकारी अस्पताल इतने बेकार किए ताकि सरकारी अस्पतालों की जगह आप प्राइवेट अस्पतालों में जाएं। उसके बाद पानी आपको नहीं दिया, इसलिए आप पानी भी अब बाहर से खरीदने लगे, और अब हवा की बारी है, कुछ समय के बाद आप हवा को भी बाहर से ही खरीदेंगे। प्राइवेट कंपनियां आपको कुछ दिनों के बाद ये हवा भी बेचेंगी। आज आप लिख कर रख लीजिए। आज आप देखा होगा, आपने अभी से एयर प्यूरिफायर अपने घर में लगाने शुरू भी कर दिए होंगे। ये जो एयर प्यूरिफायर का बिजनेस है, ये क्या है? ये साफ हवा का ही तो बिजनेस है, जो आप हजारों रुपए में अपने घर में लाते हैं, अपने कमरे में लगाते हैं एयर प्यूरिफायर्स। ये क्यों लगाते हैं? क्योंकि आपकी सरकार आपसे सारे टैक्स लेने के बावजूद आपको साफ हवा नहीं दे रही, सारे टैक्स लेने के बावजूद सरकारी स्कूल में शिक्षा नहीं दे रही ठीक से, सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं दे रही। इसीलिए तो आप प्राइवेट कंपनी से पहले बीमा करवाते हैं और फिर प्राइवेट अस्पतालों में जाकर उस पैसे को देते हैं। ये सारी वो सुविधाएं हैं जो टैक्स के बदले में सरकारों से आपको मुफ्त में मिलनी चाहिए थी, लेकिन सरकारों ने आपसे टैक्स भी लेना जारी रखा और इन सुविधाओं को लेकर अपनी जिम्मेदारी भी प्राइवेट सेक्टर पर डाल दी। आज स्थिति यह है कि आयुष्मान योजना के तहत जब एक गरीब परिवार फ्री हेल्थ चेकअप कराने किसी कैंप में जाता है तो प्राइवेट अस्पताल उनके हार्ट की सर्जरी कर देते हैं, जबकि वो बिल्कुल फिट होते हैं, ताकि बीमा कंपनियां और सरकार से वो पैसा कमा सके। आपने देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले अहमदाबाद में एक अस्पताल में यही हुआ था। वो अस्पताल फ्री चेकअप कैंप लगाता है और जिन जिन लोगों के पास आयुष्मान योजना मिली उनसे कह दिया कि आपको तो तुरंत आपके हृदय की सर्जरी करनी पड़ेगी, हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी, और जो फिट लोग थे जिन्हें कोई बीमारी नहीं थी उनकी हार्ट सर्जरी कर दी ताकि आयुष्मान योजना के तहत यह अस्पताल पैसा कमा ले। लेकिन जब प्राइवेट कंपनी से पॉलिसी खरीदने वाला कोई व्यक्ति अस्पताल में इसी अस्पताल में भर्ती होता है और उसे वाकई में हार्ट सर्जरी की आवश्यकता होती है तो उसे बीमा कंपनी से अपने इलाज का पूरा क्लेम नहीं मिलता। जी, हम 18% जीएसटी पे करते हैं। पिछले 10 सालों से हम जो तकरीबन 10-10 लाख की हम इंश्योरेंस लेते हैं, जिसमें कुल मिला के 5,500 जितना तो हमारा जीएसटी आता है। ऐसे देखने जाए तो पिछले 10 सालों में हमने 50-60 हजार रुपए का तो जीएसटी भर दिया, जिसकी कोई जरूरत हमें नहीं लगती, क्योंकि ये हमने इंश्योरेंस हमारे खुद के लिए लिया है, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ हम लोग खुद पे कर रहे हैं, हमारे खुद के बेटरमेंट के लिए पे कर रहे हैं, ना ही हम सरकार पे बर्डन बना रहे कोई प्रकार का। अगर ये लोग हमें राहत देते हैं तो जैसे सरकार और भी महंगाई बढ़ा रही है तो ये अमाउंट हम लोग और कहीं इसको यूटिलाइज कर सकते हैं।
मुझे नहीं लगता कि ये 5,000 की भी जीएसटी 18% जीएसटी की भी जरूरत इसमें है। मेरा खुद का इनकम टैक्स भी भर रहा हूँ, तो उसके ऊपर मैं 18% जीएसटी भी भर रहा हूँ हेल्थ इंश्योरेंस पे। कुल मिला के देखने जाए तो सब जगह महंगाई हम जैसे मिडिल क्लास को ही मिल रही है। हेल्थ इंश्योरेंस जब हमने लिया था तब उसका प्रीमियम 15,000 था। हर साल हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम कंपनी कोई भी हो अपना प्रीमियम बढ़ा देती है और उसके ऊपर 18% का जीएसटी भी लगता है। यानी कि आज मैं जो प्रीमियम 25,000 दे रहा हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी कह रही है कि अगले 20 साल के बाद क्योंकि इन्फ्लेशन और महंगाई बढ़ेगी तो हम आपका प्रीमियम 40,000 या 50,000 भी कर देंगे और उस पर जो भी प्रीमियम कंपनी डिसाइड करेगी उस पर 18% का जीएसटी पड़ता है। सर हेल्थ इंश्योरेंस हम उसमें कोई पैसा हमारा वापस नहीं होता है। अगर बीमारी हुई तो मिलेगा, वरना वो भी पैसा कोलैप्स कर जाता है सर। तो हमें 18% जो पैसा देना पड़ता है हमारे ऊपर बहुत बड़ा भार है। हमने LIC की पॉलिसी ली, उस पर टैक्स दिया सर। कपड़े लेने जाते हैं उस पर टैक्स दे रहे हैं, खाना खाने गए उस पर टैक्स दिया, हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी पर 18% का टैक्स दे रहे हैं। हमें मिला क्या सर? सरकार से हम ये पूछना चाहते हैं। जिस महीने हमारी किस्त जानी होती तो उस महीने हमारा बजट थोड़ा सा हिल जाता है, क्योंकि अगर हमें कुछ भी करना है तो हमें सोचना पड़ेगा पहले हमें प्रीमियम देना है, वो तो हमें देना ही है। अब जैसे हर साल प्रीमियम बढ़ेगा तो उसका भी हमारे ऊपर प्रभाव तो पड़ेगा, क्योंकि हमारी सैलरी तो इस हिसाब से बढ़ ही नहीं रही है ना। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि क्यों हम जीएसटी दे रहे हैं, उस जीएसटी का फायदा क्या हो रहा है, हमें ये भी हमें पता चलना चाहिए। लगभग 5 से 7 साल हो गया है इंश्योरेंस का यूज़ कर रहा हूँ मैं, और इसका प्रीमियम लगभग जो है एक एवरेज तो 14,000 के समथिंग है कि वो इसके प्रीमियम आता है। और इसमें ये है कि जैसे मैं इंश्योरेंस का यूज़ नहीं किया या बीमार नहीं पड़ा या ऐसा कुछ नहीं हुआ तो ये फिर से अगली बार मतलब अगला साल जो आएगा तो उसमें उतना ही प्रीमियम हमको भरना पड़ेगा। तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं या ये चाहते हैं कि जैसे हम यूज़ ना कर रहे हैं हो या नहीं कर पाए तो उसका प्रीमियम जो 14,000 है तो उसका लगभग आधा हो जाना चाहिए। असल में हमारे देश के बहुत सारे दर्शकों ने हमें इसके बारे में लिखा, लगातार हमें मेल्स लिख रहे थे, लगातार हमसे संपर्क कर रहे थे और बड़ी संख्या में हमारे देश के जो लोग हैं वो इस व्यवस्था से बहुत परेशान हैं, बहुत नाराज हैं। और उनकी नाराजगी ये है कि सरकार भी उनके लिए कुछ नहीं कर रही। जीएसटी तो ले लेती है, टैक्स ले लेती है, लेकिन बदले में कुछ नहीं दे रही। और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे दर्शकों का जो दिल से निकलने वाली जो आवाज है वो हम आप तक पहुंचाएं, देश तक पहुंचाएं, सरकारों तक पहुंचाएं। देखिए, राजनीति की खबरें तो हर रोज आती ही रहेंगी, चुनाव हमारे देश में होते रहेंगे, चुनाव की खबरें भी आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन आम जनता का जो दर्द है, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वो देश तक पहुंच रहा है या नहीं। थोड़ी देर पहले हमने आपसे असहनशीलता की बात की। धर्म को लेकर हमारे देश में बड़ी असहनशीलता हो रही है। हमने आपसे जागरूकता की बात की। हमने आपसे कहा कि लोग जागरूक हो रहे हैं, अपने धर्म को लेकर जागरूक हो रहे हैं, अपनी संस्कृति को लेकर जागरूक हो रहे हैं, अपने इतिहास को लेकर जागरूक हो रहे हैं। लोगों की जानकारियां बढ़ रही हैं, लोग अब हर चीज के बारे में जानना चाहते हैं। लोगों के पास स्मार्टफोन है, लोगों के पास सोशल मीडिया है। ये सारी बातें अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताई। लेकिन आज बड़ी बात यह है कि अगर लोगों में असहनशीलता बढ़ रही है और जागरूकता भी बढ़ रही है तो ऐसे मुद्दों को लेकर जागरूकता क्यों नहीं बढ़ रही? ऐसे मुद्दों पर अगर आपको असहनशीलता दिखानी है तो धर्म पर नहीं, इन मुद्दों पर असहनशीलता दिखाइए। जागरूकता पैदा करनी है, इन मुद्दों पर जागरूकता पैदा कीजिए ताकि आपके घर में, आपके परिवार में आपको कुछ सहूलियत हो, आपकी जेब में 4 पैसे बचें, आपकी आमदनी 4 पैसे और बढ़कर आए। और आप जब प्राइवेट अस्पताल में जाएं तो आपको कोई परेशानी ना हो, जब आप प्राइवेट स्कूल में जाएं तो आपको परेशानी ना हो, जब आप मेडिकल क्लेम लेकर जाएं तो आपका पूरा क्लेम सेटल हो जाए। जागरूकता इस चीज पर लाने की आवश्यकता है। और जब समाज एक साथ जब खड़ा होता है, जब समाज में वो जागरूकता आती है तो फिर नेता भी उसका संज्ञान लेते हैं, सरकारें भी उसका संज्ञान लेती हैं। लेकिन अभी कम से कम हमारे देश में तो ऐसा नहीं हो रहा है। और यही हमारी आज आपसे अपील है कि बाकी मुद्दों को छोड़कर आपके अपने परिवार से जुड़े जो मुद्दे हैं, आपके अपने जीवन से जुड़े जो मुद्दे हैं, उन पर भी आपको जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। और एक उदाहरण मैं आपको अमेरिका का देता हूं। इसी महीने अमेरिका में एक 26 साल के लड़के ने
एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के सीईओ की हत्या कर दी, क्योंकि वो अपना क्लेम नहीं मिलने से नाराज था और उसका कहना था कि ये बीमा कंपनियां लोगों से सिर्फ मुनाफा कमा रही हैं और उनसे प्रीमियम लेकर उन्हें धोखा दे रही हैं। अमेरिका में ये एक बहुत बड़ी खबर बन गई। लेकिन आप जानते हैं, अमेरिका में ज्यादातर लोगों की जो सहानुभूति थी वो इस लड़के के साथ थी और अमेरिका में ज्यादातर लोग ये कह रहे थे कि इस लड़के ने उस सीईओ की जो हत्या की है ये ठीक है, इसने बिल्कुल ठीक किया। और अमेरिका में लाखों करोड़ों लोग इस लड़के के पीछे आकर खड़े हो गए, उसका समर्थन करने लगे, उससे सहानुभूति जताने लगे, जबकि उस लड़के ने मर्डर किया, क्राइम किया, अपराध किया, उसका साथ बिल्कुल नहीं देना चाहिए था। लेकिन फिर भी लोग इतने त्रस्त हैं अमेरिका में भी ये हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों से कि उन्होंने कहा कि लड़के ने जो किया ठीक किया। मैं आपको यह नहीं कह रहा कि आपको भी यही करना चाहिए, पर आपको यह बता रहा हूं कि जब पूरा की पूरा समाज, एक देश के सारे लोग इन प्राइवेट कंपनियों से जब त्रस्त हो जाते हैं, जब इनकी मुनाफाखोरी सर से ऊपर निकल जाती है, तब फिर लोग ऐसा ही सोचने लगते हैं। अब हम आपको दोस्ती और दुश्मनी की दो ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जहां एक तरफ दोस्ती दुश्मनी में बदल चुकी है और दूसरी तरफ दुश्मनी दोस्ती में बदल चुकी है। समय जो है बड़ा बलवान होता है। एक जमाने में जो दोस्त हुआ करते थे अब दुश्मन बन जाते हैं और जो दुश्मन थे वो दोस्त बन जाते हैं। और जिन दो देशों की दोस्ती अब दुश्मनी में बदल चुकी है वो हैं हमारे पड़ोसी पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये पहले दोस्त थे लेकिन अब दुश्मन है। और जिन दो देशों की दुश्मनी दोस्ती में बदल गई है वो हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश। 24 दिसंबर की रात को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में एक हमला किया जिसमें 46 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तान का कहना है कि पिछले हफ्ते आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान ने पाकिस्तान में सेना की कुछ चौकियों पर हमला किया था जिनमें उसके 16 सैनिक मारे गए। और इसी आतंकवादी हमले का जवाब देने के लिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में तालिबान के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, हवाई हमला किया। और यहां दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहली बात यह कि अगर किसी आतंकवादी हमले का बदला लेने के लिए पाकिस्तान की सेना अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर सकती है तो फिर वो वर्ष 2019 में पुलवामा हमले के बाद बालाकोट में भारत द्वारा की गई एयर स्ट्राइक का विरोध क्यों करती है। आपको याद होगा हमने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया, उसका बड़ा विरोध किया पाकिस्तान ने कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन अब यही पाकिस्तान अफगानिस्तान में उसी प्रकार की एयर स्ट्राइक कर रहा है, यह कहते हुए कि वो अफगानिस्तान में मौजूद आतंकवादियों को मार गिराएगा। यानी दूसरे देश में एयर स्ट्राइक की, यही तो हमने भी किया था। दूसरा, 16 सैनिकों की मौत का बदला लेने के लिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की। लेकिन वर्ष 2008 में जब पाकिस्तान के 10 आतंकवादियों ने मुंबई में 26/11 का हमला किया था और इसमें 166 लोग मारे गए, तब उस समय की यूपीए सरकार ने पाकिस्तान से ऐसा कोई बदला नहीं लिया था, पाकिस्तान पर ऐसा कोई हमला नहीं किया था। लेकिन सुनने में ही यह बात बड़ी अजीब लगती है कि पाकिस्तान ने आतंकवादियों को मारने के लिए अफगानिस्तान में एक एयर स्ट्राइक किया है। सुनने में एक मजाक जैसा लगता है लेकिन ऐसा हुआ है। तो सोचिए, एक ऐसा देश पाकिस्तान जो आतंकवादियों को पनाह देता है और अब आतंकवादियों को मारने के लिए दूसरे देश में एयर स्ट्राइक कर रहा है। बड़ा सवाल यह है, क्या तालिबान की सरकार पाकिस्तान के इस हमले का जवाब देगी और क्या उसकी तरफ से भी कोई एयर स्ट्राइक हो सकती है। तालिबान के पास हथियारों की कमी नहीं, उसके पास खतरनाक रॉकेट लॉन्चर हैं, मिसाइल्स हैं, फाइटर जेट्स भी हैं और सैकड़ों तोप और गोला बारूद भी है। लेकिन इन हथियारों को इस्तेमाल करने के लिए उसके पास एक कन्वेंशनल आर्मी नहीं है। तालिबान के पास आतंकवादी हैं जिन्हें आत्मघाती हमला करना तो आता है, जो विमानों को हाईजैक तो कर सकते हैं, लेकिन वो फाइटर जेट्स को उड़ाकर किसी दूसरे देश के खिलाफ, किसी दूसरी सेना के खिलाफ कन्वेंशनल वॉर लड़ने में सक्षम नहीं है। यानी वो मार तो सकते हैं लेकिन उन्हें बचाना नहीं आता। अब भी पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक के बाद तालिबान अपने 15,000 आतंकवादियों को पाकिस्तान की सीमा पर भेजने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो यही कर सकता है और उसे गुरिल्ला वॉर लड़ना तो आता है, लेकिन वो एक देश की सेना से प्रत्यक्ष युद्ध लड़ नहीं सकता, क्योंकि आज भी उसकी जो सेना है वो आतंकवादियों की ही सेना है। वो छुपकर हमला करना जानते हैं, वो किसी को बचाना नहीं जानते। एक जमाने में तालिबान और पाकिस्तान की दोस्ती ऐसी थी कि पाकिस्तान के आतंकवादी एयर इंडिया की फ्लाइट को हाईजैक करके कांधार ले गए थे और इसके बाद भारत को अपने नागरिकों की जान बचाने के लिए मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा था।
ये तो इनका पुराना इतिहास है। अब मैं आपको बताता हूं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की दोस्ती कैसे हो रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश अब पक्के दोस्त बन रहे हैं। 71 में जिस जमीन से भारत ने पाकिस्तान की सेना को भगाया, अब उसी जमीन पर पाकिस्तान की सेना बांग्लादेश की सेना को ट्रेनिंग देगी। पाकिस्तानी सेना की एक विशेष टीम बांग्लादेश की सेना को ट्रेनिंग देने के लिए अगले साल फरवरी में बांग्लादेश पहुंचने वाली है। इसके अलावा फरवरी में ही कराची पोर्ट पर पाकिस्तानी नौसेना के साथ बांग्लादेश का युद्धाभ्यास भी होने वाला है और ये युद्धाभ्यास हर 2 साल में आयोजित होता है। लेकिन बांग्लादेश ने आखिरी बार 15 साल पहले 2009 में इसमें हिस्सा लिया था। उसके बाद से पाकिस्तान के साथ ये युद्ध अभ्यास नहीं किया। लेकिन शेख हसीना ने पाकिस्तान के साथ किसी भी सैन्य अभ्यास को उस समय रोक दिया था। पाकिस्तान के साथ संबंधों को उन्होंने बहुत सीमित रखा। वर्ष 2022 में शेख हसीना ने पाकिस्तानी वॉरशिप PNS तैमूर को चटगांव पोर्ट पर लंगर डालने से भी मना करवा दिया था। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने न सिर्फ इस अभ्यास में शामिल होने की सहमति दी, बल्कि बंगाल की खाड़ी में पाकिस्तानी नौसेना के साथ एक जॉइंट एक्सरसाइज की तैयारी भी इस समय चल रही है। तो बड़ी बात यह है कि अब वो बांग्लादेश जिसे हमने आजाद कराया पाकिस्तान से, वो बांग्लादेश जिसे आजाद कराने के लिए हमारे सैनिकों ने अपना खून बहाया, अपनी शहादत दी, वो बांग्लादेश अब पाकिस्तान की सेना से अपनी सेना को ट्रेन करवाएगा। और पाकिस्तान की सेना जो सबसे पहली बात उन्हें सिखाएगी, जानते हैं क्या? वो है भारत से नफरत। और अब पाकिस्तान की सेना बांग्लादेश की सेना में भी भारत के प्रति नफरत भरेगी, जहर भरेगी और यह जहर जो है धर्म के नाम पर भी भरा जाएगा। धोखा खाने के बाद खुद को OTP की तरह बनाएं ताकि कोई आपको दोबारा इस्तेमाल न कर सके।